वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले तो सबको सॉरी बोलता हूँ भाई, मैं बहुत लेट हुआ हूँ आज। आप लोग 12:30 बजे से फ्री हो गए होंगे। सवा घंटा, आधे घंटे की तो ब्रेक ही थी, 45 मिनट्स मैं लेट हूँ उस हिसाब से। बेटा मुझे आइडिया नहीं था, नहीं तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मैंने तो भैया को फ़ोन कर दिया था कि भैया मैं लेट हूँ, मतलब मुझे रास्ते में ट्रैफिक, अभी भी जीपीएस आधा घंटा दिखा रहा है, तो क्या करा जाए। तो जो रवि भैया हैं वो कहते सर आप बताइए। मैं कहा यार मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता, दूसरी तो क्लास है। तो कहते सर आओ फिर। मैं कैसे आया ये तो बस मेरे को ही पता है, लेकिन बस मैं पहुँच गया। चलो शुरू करते हैं क्लास को। बच्चे लास्ट क्लास में शुरुआत करी थी चैप्टर 1 के पहले पेज के साथ, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। बुक तो नहीं मिली अभी? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब बच्चे बोर्ड पे देखिएगा। आइए पहले 5 मिनट रिवाइज करेंगे। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या चाहे उसका साइज कुछ भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। ऑडिट किया जाता है ताकि ऑडिटर अपना क्या एक्सप्रेस कर सके? ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, बल्कि उस पर अपना ओपिनियन देना है। उसे देखना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं करेगी। इसके लिए पहली चीज, क्या सारे अकाउंट्स एंट्री के बेसिस पे बने हैं? मतलब जर्नल एंट्री पहले लिखते हैं, पहले अकाउंट्स बनाते हैं। तो एंट्री के बेसिस पे अकाउंट्स बने हैं, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं है। सारे अमाउंट्स को ठीक से क्लासिफाई किया, कैपिटल अलग, रेवेन्यू अलग। हाँ जी, ठीक से डिस्क्राइब किया, ठीक से डिस्क्लोज किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं पीएनएल की और बैलेंस शीट की? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अश्योरेंस लेना। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं? किससे फ्री हैं बेटा? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। यहां से आगे मैंने मना करा था, अभी नहीं पढ़ना। फिर मैंने कहा था जब ऑडिटर खुद सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहां एंड लगाएंगे और बोलेंगे अब ऑडिटर अपनी क्या इश्यू कर देगा? रिपोर्ट। पहले सेटिस्फाई होगा फिर रिपोर्ट इश्यू करेगा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ऑडिट का क्या रिलेशन है कुछ अदर सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे अकाउंट्स के साथ ऑडिट का बहुत अच्छा रिलेशन है। अकाउंट्स ही नहीं आता होगा तो ऑडिट किस चीज का करेंगे? लॉ की गुड नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर बहुत लोगों से मिलता है तो उसे लोगों से बात करना आना चाहिए, उसे स्टार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, एफएम के कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ईडीपी ऑडिट यानी साइबर ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की, प्रोडक्शन की, कॉस्टिंग की, मार्केटिंग की, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, ओके। अच्छा, मेरा सवाल, हाँ जी, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अब आगे बढ़ेंगे। कैन वी नाउ स्टार्ट? पहले पेज पे अब हमारे सामने जो बचा है वो बचा है पहले एक टॉपिक, स्कोप ऑफ ऑडिट। एग्री? मैं अभी इसको नहीं उठा रहा, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको उठाने में। पहले मैं ये टॉपिक उठाता हूं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। पेज 2 मिला है आपको? पेज 2। चलो मेरा सवाल करें स्टार्ट। ऑडिट की लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के बेनिफिट्स, बेनिफिट्स तो बहुत लड्डू हैं, पहले बेनिफिट से डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। मतलब नहीं समझा? अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो आप बताओ, अगर मैं लिख दूं सेल्स 100 करोड़ और ऑडिटेड सेल्स 100 करोड़, लोगों को किस पे ज्यादा रिलायबिलिटी लगती है? जो अनऑडिटेड फिगर्स होती हैं या जो ऑडिटेड होती हैं? ऑडिटेड। तभी मैंने बोला ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच एनहांसेस। एनहांस का मतलब बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? विश्वास। किसका विश्वास? यूजर्स का। किस चीज पे? टू यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर इज
क्वालिटेटिव। इस ए पॉइंट का एक लाइन में मतलब है ऑडिटेड अकाउंट से यूजर का भरोसा बढ़ जाता है कि यार जो अकाउंट्स हम देख रहे हैं ना वो अकाउंट्स बेकार नहीं है, वो बड़े क्वालिटेटिव है। अच्छा, यूजर में कौन आएगा, कोई बताएगा? यूजर्स, शेयर होल्डर्स, ओके, जो इन्वेस्टर्स, आप जिसको मैं शेयर होल्डर बोलता हूं आप इन्वेस्टर बोल रहे हैं, और क्रेडिटर्स जो उधार देते हैं कंपनी को, है ना, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, एक ही बात लिख दी मैंने, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पॉइंट नीचे भी है वैसे, अगर आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट। यूजर्स तो गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट भी देखते हैं कंपनीज के अकाउंट्स, तो यूजर्स बैंक्स वाले जब उधार देती हैं तो हाँ, तो मेरा डॉट सबके लिए ऑडिटेड अकाउंट्स रिलायबल है। सेकेंड, ऑडिट सेफगार्ड। सेफगार्ड का हिंदी बचाना। ऑडिट किसका बचाता है, क्या बचाता है बताओ? इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब बेटा कंपनी में पैसा शेयर होल्डर लगाता है, लेकिन चलाता कौन है? क्या शेयर होल्डर का पैसा सेफ है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ऑडिटर। ऑडिटर ऑडिट करके बता देगा कंपनी में कोई मटेरियल गलती नहीं है, कंपनी ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को सेफ गार्ड होगा। पढ़िए, ऑडिट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे मैनेजमेंट। उन बेचारों को कैसे पता कि उनका पैसा सेफ है कंपनी में? अब मेरा पैसा रिलायंस में लगा है, मुझे कैसे पता मेरा पैसा सेफ है? कहीं डूब गई रिलायंस तो हर साल ऑडिट होता है, ऑडिटर कमेंट करता है सब कुछ सही है, तो मुझे भी भरोसा होता है कि सब कुछ सही है। भाई सी पॉइंट पे चले? नहीं, सी पॉइंट पे नहीं जाना, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, अब लेट आया हूं तो ये मत सोचना फास्ट पढ़ा रहा हूं, नहीं फास्ट तो नहीं, टॉपिक सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट होगा तो एम्प्लॉइज का क्या होगा, कंपनी के एम्प्लॉइज का क्या होगा? एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, कंपनी के एम्प्लॉइज का। हाँ जी, उनके चेकिंग होगी, क्या वो लोग फ्रॉड वगैरह तो बेईमानी तो नहीं करते? वैसे करते हैं एम्प्लॉइज फ्रॉड, मेरा क्वेश्चन है। हाँ हो सकता है, ब्रदर मुझे ये बोलना चाहिए, होता है। एम्प्लॉइज बड़े लेवल के फ्रॉड एम्प्लॉइज नहीं करते, बड़े लेवल के फ्रॉड्स तो सीनियर्स करते हैं, लेकिन छोटे लेवल के फ्रॉड्स। अच्छा यहां के एम्प्लॉइज क्या फ्रॉड कर सकते हैं, चलो सोच के बताओ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था, मैंने बंद कर दिया कोरोना के बाद। क्या फ्रॉड होते होंगे? मैंने तो, मेरा भी यही इंडस्ट्री से बिलोंग किया मैंने शुरू से, क्या फ्रॉड्स होते होंगे आप बताओ? उसको बिठा दिया, 2-3 एम्प्लॉइज आपस में सेटिंग कर ली, उससे पैसे ले लिए, पर्ची नहीं काट के दी, फीडबैक गलत लिखवा दिया बच्चों से। चलो ये तो आज का ऑनलाइन वाला थोड़ा आगे एडवांस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 1000 किताब छप के आई, 700-800 बच्चे हैं इनके पास, इन्होंने बांट दी, 100-150 किताब अब पड़ी रह गई। हर अटेम्प्ट में नई किताब आती है, किसी बच्चे की किताब खो गई, उस बच्चे को 500-600 रुपए लेके बेच दी किताब, एग्री? अब यहाँ कुर्सियां हैं, कुर्सियां बहुत सारी बेकार पड़ी हैं, यूज ही नहीं होती, जब सीजन ऑफ होगा 10 कुर्सियां निकाल के बेच दी। गिनेंगे तब की तब ना जब कोई गिनेगा। ऐसा एम्प्लॉइज कर सकते हैं, है ना, है ना? तो मेरा डाउट। अच्छा जब इनका ऑडिट होगा तो इनको क्या होगा? इनकी औकात सामने आ जाएगी कि इन्होंने फ्रॉड किया। पढ़िए, ऑडिट एक्ट एज अ मोरल चेक। किसका मोरल चेक? एम्प्लॉय। मोरल चेक का मतलब क्या उन्होंने फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया? हाँ जी, फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर। अब एम्प्लॉइज में डर होगा, किस बात का डर होगा? कि अगर मैं कोई फ्रॉड करूंगा मुझे कौन पकड़ लेगा? ऑडिटर। पढ़िए, फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। अब वो गलत काम नहीं करेगा, तो ये एडवांटेज हुआ हमें या नुकसान हुआ? अब हमारे एम्प्लॉइज फ्रॉड नहीं करेंगे, उन्हें डर होगा, करेंगे तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। पॉइंट नंबर डी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू, पॉइंट नंबर डी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग टैक्स लायबिलिटी। आप बताओ, अकाउंट्स टैक्स सब पढ़ रहे हैं, अपना जो नेट प्रॉफिट आता है, ऑडिटेड नेट प्रॉफिट, टैक्स का जो रेट है 30%, सपोज 25 हो गया, 30 कंपनीज पे क्या है 30%। वो 30% किसका? नेट प्रॉफिट, ऑडिटेड या अनऑडिटेड? ऑडिटेड, एग्री? तो गवर्नमेंट भी तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके कौन से प्रॉफिट देखती है? ऑडिटेड प्रॉफिट्स। तो ये डी पॉइंट टैक्स अथॉरिटीज का हो गया। पॉइंट नंबर ई, बैंकों का हो गया। बताओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स, बैंकर्स फॉर मेकिंग देयर
अब किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, पहले बैंक के पास जाती है, बैंक जी लोन दे दो। बैंक क्या बोलते हैं, किसी सीए से पहले रिपोर्ट बनवा के लाओ प्रोजेक्ट की, किस प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन चाहिए, सीए अपनी रिपोर्ट देगा तो हम आपको लोन देंगे। यानी सीए भाई की तो कितनी इज्जत है। किसी को भी लोन चाहिए, छोटा मोटा लोन, गाड़ी गुड़ी का लोन चाहिए वो बात नहीं, बिजनेस लोन अगर आपको चाहिए तो बैंक पहले किसकी रिपोर्ट मांगते हैं, सीए। बैंक उसके बिना लोन देते ही नहीं। क्या बात क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर एफ पढ़ना, ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर। ऑडिटर फ्रॉड भी ढूंढेगा और एरर भी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जानबूझ के करो तो फ्रॉड होता है, अनजाने में हो जाए तो एरर होता है। साहिल, रवि, निवेश सब लोग फोन कर रहे हैं, उनको लगता है मैं अब पहुंचा नहीं हूं अभी तक, जरा देखना। हाँ जी, मेरा सवाल, कैन वी प्रोसीड? अब ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है। अभी तक के पॉइंट्स एक बार जरा पहले मैं रिपीट कर देता हूं। ए, ऑडिट कैसी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी अकाउंट्स। पॉइंट नंबर बी, किसका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हैं, शेयर होल्डर का। पॉइंट नंबर सी, किसका मोरल चेक हो जाता है, फ्रॉड ना करे, एम्प्लॉइज का। पॉइंट नंबर डी, बैंकर्स। पॉइंट नंबर डी, इतना कीवर्ड याद रखो, बैंकर्स का पॉइंट है। पॉइंट नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। पॉइंट डी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। पॉइंट ई, बैंक्स और क्रेडिटर्स का है। एग्री? पॉइंट नंबर एफ, फ्रॉड्स और एरर्स का है। ये कोई प्रोसेस थोड़ी ना है कि इसको सीरियल ऑर्डर में लर्न करना पड़ेगा, पॉइंट ऊपर नीचे हो ही सकती है, बट पॉइंट सारे लर्न होने चाहिए। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे कैमरास क्यों लगाए गए हैं? बच्चों को मॉनिटर करने के लिए। बच्चे गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई बच्चा बिना फीस के तो नहीं क्लास में बैठा हुआ, ये भी चेक हो जाता कैमरा से। यानी कैमरास लगाए गए हैं ताकि जो बच्चे विदाउट फीस आ रहे हैं उनको ढूंढा जा सके और पकड़ा जा सके। एग्री? कैमरा फीस के लिए लगाया गया। अच्छा, एक बात बताओ, गेट पे मैम खड़ी होती है, आप लोगों को क्या आई कार्ड या एंट्री चेक कर रही है, वो मैम का क्या पर्पस है? मैम जो खड़ी है गेट पे, अगेन देखने के लिए कि आपकी फीस पेड है या नहीं है। अच्छा, कैमरास और मैम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि कोई बच्चा बिना फीस के तो यहां पे नहीं बैठा। ये कैमरा और मैम को पता है मैं क्या बुलाऊंगा? वैभव सर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, फीस से रिलेटेड। फीस कोई बच्चा ना पे करे तो उसको कैसे पकड़ते हैं? एक तो गेट पे मैम को खड़ा कर देते हैं और कैमरास लगा रखे हैं मॉनिटर करने के लिए, ताकि कोई बच्चा जिसकी फीस पे ना हो या तो उसको मैम पकड़ ले या कैमरे में खुद देख के उसे पॉइंट आउट कर ले। तो मैं बोलूंगा फीस के लिए इन्होंने अपना एक कंट्रोल सिस्टम लगाया। इंटरनल वर्ड छोड़ो, सिर्फ वर्ड क्या समझो, कंट्रोल सिस्टम, ताकि फीस में चोरी ना हो। ये कंट्रोल्स वैभव सर ने लगाए, बाहर से तो कोई नहीं आया लगाने के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इसलिए इनके आगे क्या वर्ड लगा दिया? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? एक लाइन में, इट इज द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, हाँ जी, लेड बाय, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा लिख रहा हूं, लीगल भाषा नहीं लिख रहा। इट इज अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लेड बाय टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। अभी के लिए सिंपल भाषा लिखी मैंने, एग्जाम के लिए ये भाषा नहीं है, ये समझाने की भाषा है। मेरा सवाल, बच्चों, किसी भी बिजनेस के अंदर फ्रॉड रोकने के लिए मालिक जो कुछ भी पॉलिसी बनाएगा, जो भी तरीका बनाएगा, वो सारे तरीकों को बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चलो अब तुम मुझे बताओ, माइक देना भैया, साहिल भैया माइक देना जरा। हाँ, अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल वैभव सर की क्लासेस का दिया, अब तुम मुझे एग्जांपल दोगे दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो में लोग विदाउट टिकट ना घुसें, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं? NFC टैग्स, जो कार्ड्स। ओके, वो AFC गेट्स बोलते हैं ना उसको, AFC गेट्स, आई कुड बी रॉन्ग, इट इज AFC गेट्स ना। अच्छा, उसके ऊपर गेट्स हैं, तो बिना टोकन के या बिना कार्ड के कोई भी बंदा उसमें घुस नहीं सकता। क्या मैं बोल सकता हूं, वो जो AFC गेट लगे हैं वो इसीलिए लगाए गए ताकि विदाउट टिकट कोई ना घुसे। तो ये दिल्ली मेट्रो के क्या हो जाएंगे बेटा, बताना, इंटरनल कंट्रोल्स। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे लगी भूख अभी, मैं अभी सुबह लेट क्यों हुआ चलो बता देता हूँ। बच्चों बिटिया की आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो वो वहाँ से फ्री होते होते 11:30 12 बज गए थे।
तो वहाँ पास में हल्दीराम था। मैं कहा यार अब आए हम पंजाबी लोग हैं, हम बिना खाए, हमें ना हल्दीराम ऐसे कुछ दिख जाए ना छोले भटूरे सुबह सुबह, तो फिर हम तो बस आउट हो जाते हैं। अब समझ रहे हैं ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हल्दीराम के अंदर कोई बंदा बिना पैसे दिए खा सकता है? मेरा क्वेश्चन, उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया होगा? पे बाइक चलता नहीं है पे- क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा बोल। सर, पे पहले करना। पहले पे करना पड़ता है, पक्की बात है, बिना पे किए नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने पे कर दिया, अब मैंने बोला मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे चाहिए, उन्होंने कहा 200 रुपए सपोज करो, मैंने 200 रुपए दे दिए। अब मैं काउंटर पे जाके बोलूं मैंने 2 प्लेट लिए, 2 प्लेट दो, वो टोकन देते हैं। अच्छा पर्ची देते हैं जिसे वो टोकन बोलते हैं, उस पर क्वांटिटी लिखी होती है कि कितनी देनी है। अच्छा आपको वो टोकन पहले छोले भटूरे वाले को देना पड़ता है, जाके वो देखता है फिर आपको देता है। अगर छोले भटूरे वाले से सेटिंग हो जाए, दे दे यार 1 भटूरा और दे दे, तू ले लिया 20 रुपए यार, वो कर सकता है। मेरा क्वेश्चन उसको क्या, चलो आप मेरा क्वेश्चन समझ आए, उसको कैसे रोका होगा हल्दीराम ने कि एम्प्लॉइज के साथ कस्टमर सेटिंग ना कर लें? आपने कभी देखा हल्दीराम में लोग जाके बोले यार 20 का नोट और ले लियो ना यार, एक चलो भटूरा और डाल दे, बल्ले के ऊपर चटनी दही और डाल दे, ले लियो यार 20 रुपए और, यार क्या कर रहा है तू, पाव भाजी की भाजी बची रहेगी, पाव खत्म हो गए, 2 पाव और दे दे यार, ले लियो 20-30 रुपए और यार तू यार। बताओ कि उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया हुआ? आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, जब आप पर्ची देते हो तो वो पर्ची फेंकते नहीं है वो लोग, वो वहां पर उनके पिन पड़ी होती है, पिन में घुसा देते हैं पर्चियां। आप देखना, अब जब शाम होती होगी तो कंप्यूटर से पर्चियां कटी हैं, अगर कंप्यूटर से पर्चियां कटी हैं कि 20 प्लेट बिकी है, तो उन्हें भी बोला जाता होगा कि 20 प्लेट के पाव गायब होने चाहिए, उसके बचे हुए पाव स्टॉक में होने चाहिए। अगर 21 प्लेट के पाव गायब हुए, बिकी 20 है, तो स्टॉक में चोरी मानी जाएगी। देखा ना, वो पर्चियां संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं वो। यानी कहना इसे, ये हल्दीराम के इंटरनल कंट्रोल्स हैं ताकि फ्रॉड कमन फास्ट ना हो। हाँ पाव तो काउंट, भटूरे थोड़े ना काउंट होते हैं, दही भी काउंटेबल नहीं। अरे सर दही में तो कर ही लेंगे, छोलों में भी हो जाएगा यार, 1 कड़छी छोले डाल दे यार, अब तो कहेगा प्याज चटनी में भी करूंगा मैं तो वो तो यार एक अलग बात। ओके हाँ जी, मेरा सवाल। अच्छा ये 2 एग्जांपल्स हो गए, मेट्रो का और कमन फास्ट हल्दीराम का, और किसका रह गया? कोई और बोलो। बैंक्स में होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, बैंक्स में कैसे भी कोई भी बंदा जाके पैसे निकलवा सकता है या कोई कंट्रोल्स है? बताओ आपको पैसे निकलवाने, इसका क्या कंट्रोल है? मैं जाके खड़ा हो जाऊं 20,000 दियो, दे देते हैं वो ऐसे? जल्दी बोलो। पहले आपको स्लिप भरनी पड़ती है, यस और नो? आपको स्लिप भरनी पड़ती है, आप वो स्लिप देते हैं, वो आपकी स्लिप वेरीफाई करते हैं, अगर आपके साइन ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे ओके हैं, तभी वो आपको पे करते हैं। यानी ये बैंक के क्या हैं? इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि पेमेंट गलत बंदे को ना दी जा सके। बच्चे ओटीपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो जब तक ओटीपी नहीं डालोगे वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं होगा। तो ये भी ओटीपी भी तो एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है, ताकि फ्रॉड्स को बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके, कम किया जा सके। मैंने 3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करे, ये किसके एग्जांपल्स थे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ड समझ आया? दिस इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लो मेरे सामने, उसके इंटरनल कंट्रोल होंगे। किसी का भी नाम ले दो, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसके इंटरनल कंट्रोल। देखो हल्दीराम का एग्जांपल ले लिया, खाने वाला एक हो गया। अब चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे वो केएफसी हो, सबके लिए एक ही रूल है, हल्दीराम वाला रूल है, तो खाने वालों का एग्जांपल नहीं लेते। अच्छा स्कूल में बताओ, स्कूल के इंटरनल कंट्रोल बताओ। बच्चा फीस देने जा रहा है, बच्चा फीस दे ही ना, बचा सकता है फीस, चोरी कर सकता है, मतलब छुपा सकता है। आवाज नहीं आई? क्या बच्चे का नाम अटेंडेंस रजिस्टर में होता है? क्या स्कूल के फीस डिपार्टमेंट के पास पूरी लिस्ट होती है क्लास की? जब आप फीस लेके जाते हो, उस फी की स्लिप भरते हो, एग्री? पहले, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया सब कुछ। जो बच्चे पहले, आप जब पहले पढ़ते स्कूलों में तो फीस स्लिप हुआ करती थी अपन, अब तो ऑनलाइन पेमेंट हम लोग आजकल, जैसे मैं अपने बच्चों की तो ऑनलाइन ऐप है स्कूल की, उसी पे ऑनलाइन पे करते थे, कोई स्लिप वगैरह नहीं होती अब। लेकिन पहले तो फीस स्लिप होती थी, हम भरते थे
और उस बंदे को स्कूल के डिपार्टमेंट को दे देते थे, वो क्या करते थे, फीस स्लिप पे स्टैम्प मार के एक स्लिप हमें वापस कर देते थे। और उसके बाद पता है वो क्या करते थे, उनके पास ना हर क्लास की लिस्ट पड़ी होती थी। जैसे मान लो आप क्लास 9th बी के बच्चे हो, सपोज करो आपका नाम अतुल है, आपने फीस पे करी, वो 9th बी की लिस्ट निकालेगा, उस पर टिक मार देगा कि आपकी फीस आ गई है। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट ऐसे फिर वो 2-3 मान लो 1 हफ्ते का टाइम होता फीस देने के लिए, वो हफ्ते में जिस जिसके नाम के आगे टिक लग गया उसकी फीस पेड है। जिसके नाम मान लो कोई बच्चा सुमित, उसकी फीस पे ही नहीं हुई है, लिस्ट पे टिक नहीं लगा हुआ, फिर वो 1 हफ्ते बाद उसको रिमाइंडर भेजते हैं क्लास में कि सुमित को बोलो अपनी क्लास में अपनी फीस जमा करा के जाए। ये स्कूल वालों के इंटरनल कंट्रोल्स हैं ताकि कोई बच्चा बिना फीस के ना निकल जाए। कैन वी प्रोसीड? तो मेरा डाउट, आप अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो अब आप बताओ, जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा, ऑडिटर ऑडिट किसका करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का करेगा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करेगा? ध्यान से सोचो, बिल्कुल ठीक बोला, ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। मेरा क्वेश्चन, इन दोनों में कोई कनेक्शन है? सोच के बताओ एग्जाम्पल से। इन दोनों में कनेक्शन है, एग्जाम्पल से सोचो। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, हल्दीराम का, मेट्रो का, बैंक का, स्कूल का, किसी का भी बोल दो आप, मतलब आपको सोचना है कि एग्जाम्पल रिलेशन है इंटरनल कंट्रोल्स में और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। कोई बच्चा देना, माइक देना। हाँ बच्चे। सर इंटरनल वाले जो कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो अच्छे होंगे तभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी होगी। आपने जो बोला वो कंक्लूजन है, मैं आपसे सहमत हूं, आप सही बोल रहे हो, बट पहले इसको प्रूफ करते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं। आप बताओ, अगर किसका एग्जाम्पल कंटिन्यू? हाँ बच्चे, एग्जाम देना, उनको माइक देना। सर अगर जो कैशियर होगा कोई भी ऐसी कंपनी में, अगर उसके ऊपर कोई वो नहीं करेगा, उसके ऊपर को मतलब कोई देखेगा नहीं, क्रॉस चेक नहीं करेगा, तो क्या पता वो खुद ही ले जाए या फिर कोई चोरी वगैरह करे। अच्छा, कैशियर चोरी ना करे इसके लिए कंट्रोल लगाया गया होगा? यस। आपको पता है बैंक में जो कैशियर होते हैं 3:30 बजे, 4 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, लेकिन कैशियर 4 बजे घर नहीं जा सकता। कंट्रोल देखना बैंक का क्या होता है। कैश काउंटर बंद हो गया, क्या करेगा वो कैशियर? पूरी टोटल करेगा कितना पैसा आया, फिर वो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, 2 ही ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कुछ पैसे लेके गए, कुछ पैसे जमा करके गए, वो हिसाब बनाएगा आज कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा विड्रॉ हुआ, वो नेट निकालेगा कि इतना क्लोजिंग बैलेंस बुक्स में है, फिर वो काउंट करेगा कि मेरे पास कितना है बेटा। उसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाएगा, बैंक मैनेजर के पास देगा, सर आज का हिसाब, मान लो आज 1,15,000 नेट होना चाहिए हिसाब के हिसाब से, ये लो सर 1,15,000। वो जमा सीनियर के पास आएगा, सीनियर दोनों पर टिक लगाएगा और फिर बोलेगा ठीक है अब जमा करा दो। बच्चों अगर हिसाब में 1,16,000 है और कैशियर के पास 1,15,000 है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाएगी? कि कैश का, कैशियर की। क्या उसे अपनी जेब से 1,000 रुपये डाल के हिसाब पूरा करना पड़ेगा? क्योंकि शाम को मैनेजर को दिखाना है, 1,000 भी कम हुआ तो मैनेजर तो सवाल कर देगा। अगर इतनी बढ़िया तरीके से काम होगा तो आप बताओ क्या कैश में हेरा फेरी हो सकती है या नहीं होगी? जब रोज कैशियर हिसाब बनाएगा, अपने सीनियर को देगा, तो कैश ओवरस्टेटेड या कैश अंडरस्टेटेड हो सकता है या पॉसिबिलिटी कम है? पॉसिबिलिटी कम है। अब उल्टा सोचो, अगर कैशियर के ऊपर कोई है ही नहीं, कोई चेक ही नहीं करता कैशियर का काम, तो आप बताओ क्या वो कैश में चोरी कर सकता है? यस और नो? तो इसका मतलब जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते हैं, जब कंट्रोल्स गुड होते हैं, तो फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, और फ्रॉड के चांसेस कम होंगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी या नॉट रिलायबल होगी? जब फ्रॉड ही नहीं होगा उसमें तो रिलायबल होगी। अब आप तीनों में कैश करना, जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे, और जब फ्रॉड ही नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होगी। कनेक्शन समझ आया? अब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कभी सीधा कैश चेक नहीं करना, पहले कैश के कंट्रोल्स चेक करो। आप एक एग्जांपल समझो, मेरा डाउट एक बात सोच के बताना, अगर बैंक में 365 दिन बैंक खुलता है साल में, 365 दिन में मान लो 100 करोड़ रुपए कैश जमा हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो, तो ऑडिटर कहेगा मैं 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस को बाद में चेक कर लूंगा, पहले मैं इसका पॉलिसी देखता हूं, इंटरनल कंट्रोल देखता हूं। अगर कैशियर अच्छे से काम कर रहा है, सीनियर उसका काम रोज चेक कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आईसीएस अच्छा है?
और जब आईसीएस अच्छा होगा तो ऑडिटर पता है क्या करेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा चेक करेगा या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम चेक करेगा? कॉमन सेंस क्या कहती है, कहेगा यार इतना अच्छा आईसीएस है तो मुझे ज्यादा ट्रांजैक्शन चेक करने की क्या जरूरत है। तो ऑडिटर कभी भी सीधा पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक नहीं करता, पहले वो क्या चेक करता है, आईसीएस। बच्चों आपको 2 ऑडिट दे दूं, आप सोच के बताना, दिल्ली मेट्रो की टिकट्स का ऑडिट करना है जो टिकट्स बिकी हैं, और रेलवे की जो टिकट्स बिकी हैं उसका ऑडिट करना है। बताओ किसके कंट्रोल्स अच्छे लगते हैं आपको? रेलवे के क्या कंट्रोल्स हैं बेटा? बताओ स्टेशन के अंदर घुसना है, टिकट नहीं भी है तो भी क्या मैं ट्रेन में चढ़ सकता हूं? टीटी आएगा 150 खिला दूं उसको, चल जाएगा काम। हिंदुस्तान है बेटे, बात समझ रहे हैं? मैं कितने लोगों को जानता हूं ऐसे जो कभी टिकट लेते ही नहीं, कभी कभी तो मैं भी नहीं लेता, इमरजेंसी में टीटी ले लेता है थोड़े बहुत पैसे। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट तो इसका मतलब टिकट्स में फ्रॉड कहां पे है? मेट्रो में ज्यादा या रेलवे में ज्यादा? रेलवे में इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं रेलवे के? इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल सुन लो। क्या मैं बोल सकता हूं गेट पे कोई नहीं खड़ा, और जो टीटी अंदर टिकट चेक भी कर रहा है वो भी ऑनेस्ट नहीं होता, खास वो भी ज्यादातर डिसऑनेस्ट ही होता है। ये कंट्रोल्स कैसे लग रहे हैं आपको रेलवे के? वीक लग रहे हैं, यस और नो? तो क्या रेलवे में फ्रॉड के चांस ज्यादा हैं? तो क्या ऑडिटर को भी हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा ऑडिट में? अब मेट्रो में आ जाओ, कमन फास्ट, इंटरनल कंट्रोल्स वेरी स्ट्रांग, एएफसी गेट्स हैं, बिना टिकट के नहीं जा सकता। एग्री? स्ट्रांग है, यानी फ्रॉड के चांसेस लेस चांस ऑफ फ्रॉड। तो क्या मेट्रो की टिकट ज्यादा चेक करनी चाहिए या कम चेक करनी चाहिए? हम थोड़ा लेस हार्डवर्क करेंगे ना तो भी चलेगा। अब आप मुझसे ना कहीं बच्चे पूछते हैं सर अमेज़न का ऑडिट जो करता होगा वो कितना इंटेलिजेंट होगा? मैंने कहा क्यों? मैं कहा तू कर सकता है अमेज़न का ऑडिट? कहता सर क्या मतलब, अमेज़न के तो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैंने कहा तू मुझे ये बता अमेज़न के कंट्रोल्स कैसे हैं? बेटा बिना आप पहले ऑर्डर करते हो, ऑर्डर कार्ट में डालते हो, फिर प्लेस करते हो, या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हो या सीओडी, जब तक इन दोनों में से किसी एक तरीके से पेमेंट नहीं करते तब तक माल आपको डिलीवर नहीं होता। आप बताओ कंट्रोल्स कैसे हैं? तो क्या अमेज़न के एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं तो हमें एन के एन चेक करने पड़ेंगे या हार्डवर्क कम हो सकता है? कम हो सकता है। एक बच्चा मुझे बोला सर मुझे बैंक ऑडिट मिल गया। मैंने कहा कौन से बैंक? मेरा एक स्टूडेंट था, कहता सर वर्ल्ड बैंक ऑडिट। वो ही वॉज ईवाई में था वो, तो जब इंडिया से बाहर चला गया दुबई, वर्ल्ड बैंक ऑडिट पे चला गया। वहां से मुझे फोन करता सर वर्ल्ड बैंक ऑडिट है, बहुत घबराहट हो रही है। मैं कहा तू डर क्यों रहे? कहता सर एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो मैंने तो उसको क्या समझाया, आपको जो समझ आया होगा। मैं कहा बेटा वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल्स मस्त होंगे, जब कंट्रोल्स अच्छे होते हैं ना तो ज्यादा चेकिंग नहीं करनी होती। आई होप तो इसका मतलब बड़ी एंटिटीज का ऑडिट करना, मुझसे कोई पूछे, मेरे से अगर कोई पूछे एज अ ऑडिटर, मैं बड़ी एंटिटीज का ऑडिट ज्यादा पसंद करता हूं करना छोटी एंटिटीज के मुकाबले। बताओ छोटी एंटिटीज में कंट्रोल्स की क्या प्रॉब्लम होती है? बताओ, होते ही हैं या थोड़े बहुत ही होते हैं, है ना? और बड़ी एंटिटीज में हर चीज के कंट्रोल्स होते हैं, तो किसका ऑडिट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है? बड़ी एंटिटीज। आई होप बात समझ आ गई आपको ये सारी। हाँ जी पढ़िए, पॉइंट नंबर जी पढ़ते हैं। ऑडिटर रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है चेक करना। ऑडिटर किसको चेक करता है? कंपनी के एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन दी। ऑडिटर आईसीएस चेक करता है। अगर आईसीएस अच्छा होगा तो वो कमेंट लिख देगा आईसीएस गुड है, बेकार होगा ऑडिटर में पॉइंट आउट आईसीएस में कमियां होंगी तो वो कमेंट करेगा कि आईसीएस बेकार है। लॉ पढ़ा है, लॉ में सेक्शन था 143, बोर्ड पे कहो तो खोल के दिखा दो, 143 सब सेक्शन 3, उसमें एक पॉइंट होता था, 10-11 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट था ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स पे कमेंट करनी होगी, ये कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं। तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑडिटर कंपनी के क्या चेक कर लेता है बेटा? हाँ जी, जी बेटा कृष, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी बच्चे बोलो, यहां तक कोई सवाल? तो कंट्रोल्स वाला पॉइंट क्लियर है आपको। अब एक बार मेरे लिए बेनिफिट्स रिपीट करेंगे, फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे। पहला बेनिफिट कमन फास्ट, रिलायबिलिटी। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल है। किसका इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है? शेयर होल्डर्स का। सी पॉइंट पे जाती है तो बताना जरा, एम्प्लॉइज का चेक हो जाता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या
पॉइंट नंबर डी, टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ई पॉइंट बैंक्स और क्रेडिटर्स के लिए। पॉइंट नंबर एफ, फ्रॉड एरर पकड़े जाते हैं। और जी पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल चेक हो जाता है कि स्ट्रांग है या वीक है। बोलो बच्चे, इसमें कोई सवाल? जी बेटा, कोई डाउट? कुछ पूछना है? कैन वी चेक दी बुक ऑल्सो? किसी ने घर जाके समरी से जो पेज था उसको पढ़ा था घर जाके, या अभी शुरू नहीं किया पढ़ना? हाँ, अभी मत करो, चलो आज अभी मत करो। ये देखो बेटा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट 1.9, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। बच्चे बताना जरा, पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा? यहां हेडिंग से सारी देख लो आप, हेडिंग प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट? एक बार पूरी लैंग्वेज खुद पढ़ लो फर्स्ट पॉइंट की, देखो लैंग्वेज हार्ड तो नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो सब लोग, सिंपल है। एक पॉइंट और रैंडमली दिखा देता हूं। बच्चों बताओ, डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स, सारी हेडिंग डाल रखी है, ये पढ़ना है। ऑडिट ऑल्सो में डिटेक्ट फ्रॉड्स आर यूजफुल फॉर टेकिंग लोन्स, डिटरमाइनिंग टैक्सेस, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। हेडिंग सारी हैं, हेडिंग भी लर्न हो जाए तो चल जाएगा। समरी से करो, यहां से करो, जहां से आपका मन करे वहां से पढ़ो। जी चले नेक्स्ट टॉपिक पे। बेनिफिट्स हो गए। कोई बच्चा ऐसा जो कह रहा है सर बुक ही पढ़ लेते हैं, समरी रहने देते हैं? नहीं, देखो समरी पढ़ लेती है, बुक रहने देती है ना, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने बुक पढ़नी बंद कर दी ना क्लास में, तो तुम्हारी बुक भी घर में पड़ी रह जाएगी। मैं तुम्हारी बिरादरी से बिलोंग करता हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, समझना बात को। एग्री? मेरा डाउट, मुझे पता है, अगर मैंने समरी दे दी, बोल दिया कि बुक नहीं पढ़नी, तो नहीं पढ़ी जाएगी। बुक जो है ना, बुक, समरी नहीं, जो बुक है ना, वो टोटली मैंने आईसीआई की मॉड्यूल को कॉपी की है। फर्क बता रहा हूं अपनी बुक में और आईसीआई के मॉड्यूल में, मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं। एग्री? समझ रहे? पॉइंटर्स, उनकी बुक में पैराग्राफ है, मेरी बुक्स में पॉइंट फॉर्म में, टॉपिक सारे सेम है। मेरी बात समझ के? तो बुक पढ़ाते समय मैं ये सोचता हूं कि मैं बुक नहीं पढ़ा रहा, मॉड्यूल पढ़ा रहा। और समरी जो है ना, वो मॉड्यूल के ही टॉपिक्स को इजी करके लिखी गई है, मतलब उसमें भी मॉड्यूल पूरा कवर्ड है, लेकिन इजी लैंग्वेज में। तो मेरा फोकस, भाई हर तरह का बच्चा है क्लास में। कुछ बच्चा ऐसा हो सकता है जो कह रहा है मुझे लैंग्वेज हार्ड लगती है, जैसे चैप्टर 1, मैं आपको पिछले बैच का फीडबैक दे रहा हूं। पिछले बैच बोलता है चैप्टर 1 और 2 की बुक की लैंग्वेज ईजी है, तो उन्होंने मुझे बोला सर हमने 1 और 2 बुक से लर्न कर लिया था, लेकिन 3 और 4 ना बहुत हार्ड है। उन बच्चों का फीडबैक था, कहते सर वो चैप्टर हमने समरी से करे। अब चैप्टर 5 आएगा, एक किताब में चैप्टर 5 आएगा, मॉड्यूल में 100 पेज का है। चैप्टर 5 100 पेज का मॉड्यूल में है, मेरी किताब में भी 40-45 पेज का है। अब वो समरी में 10 पेज का है। अब बच्चे कहते सर वो तो हम समरी से ही पढ़ेंगे। तो बच्चों का नेचर है, मैंने तो आपके साथ दोनों ऑप्शन शेयर कर दिए, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ेगा। कैन वी प्रोसीड टू द सेकंड टॉपिक ऑफ द क्लास? हाँ जी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यार आवाज से नहीं आ रही, थके हुए हो क्या? सुबह से पढ़ रहे हो क्या? टैक्स पढ़ा, एसएम पढ़ा, ऑडिट पढ़ा, राम राम राम, थक गए होगे यार, थक गए हो? ऑडिट की क्लास यार मंडे को भी एक बच्चे की आज थी पेरेंट टीचर मीटिंग, एक की मंडे को है। मंडे की तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्लास ऑफ ही कर दूंगा, क्योंकि लेट यार पता है पहले वहाँ से भागो। आज बच्चों की सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करी, बुक्स ली नहीं आज। अब मैं कहा यार बुक्स लेने फिर मैं किसी और दिन जाऊँगा। बुक्स की तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी यार स्कूल के अंदर, आप नहीं देखा होगा वो सिस्टम सारा का सारा। मैं कहा यार ना वहाँ का काम ढंग से हो पा रहा है ना यहाँ का ढंग से हो पा रहा है, तो मैं मना ही कर दूंगा कि मंडे की क्लास ऑफ कर दो। मैंने देखते हैं बाकी वो लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के लोग। हाँ जी चलो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कैन वी स्टार्ट? ऑडिट की लिमिटेशंस, इनहेरेंट मतलब ये लिमिटेशंस हैं ही हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये रिमूव हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों मेरे पास 5 लिमिटेशंस हैं आपके सामने। मेरा डाउट, अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करें। बोलो बच्चे, कैन वी स्टार्ट? मेरी पहली लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब अकाउंटिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब अकाउंट्स के पेपर को सीए फाइनल में बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना।
तो जब मैं बोलता हूं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। बच्चों अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है, आप देखना क्या प्रॉब्लम है, आप सहमत हो गए इस पॉइंट से। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय, बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने भी बनाई है क्लास में, उसमें मैनेजमेंट क्या लेती है? जजमेंट। हेल्प करूं, याद कराऊं? सब बच्चे बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लॉ में बता रखा है कितना लेना है, या मैनेजमेंट का अपना अंदाजा होता है? मैनेजमेंट का अपना अंदाजा। प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या ये सारे प्रोविजन मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाती है? अच्छा, स्टॉक इशू करने के लिए फीफो यूज करना है या एवरेज मेथड यूज करना है या लीफो यूज करना है? कोई रूल है इसका या मैनेजमेंट की अपनी जजमेंट है? मैनेजमेंट की अपनी जजमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय मैनेजमेंट क्या लेती है? जजमेंट। सर हमने अकाउंट्स की क्लास में तो देखा नहीं। बेटा अकाउंट्स की क्लास में जो क्वेश्चन होते थे, देखो याद करो, क्वेश्चंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स लिखी होती थी वहां लिखी होती थी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20%। आपने कैलकुलेशन करनी होती थी। कभी सोचा नहीं कि ये जो प्रोविजन है ये कहीं गिवन थोड़े ना होते, ये तो मैनेजमेंट ने अंदाजा ही दिया होता है कि चलो इस बार 20% का प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट की अपनी क्या होती है बच्चे? जजमेंट। अब आप मेरी हेल्प करो, आगे पढ़ो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। आगे पढ़ो। दीज जजमेंट्स मे इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस। कहते हैं कई बार ये सब्जेक्टिव होती हैं। मतलब क्या हुआ सब्जेक्टिव? और आगे वर्ड और क्लियर किया, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब मैनेजमेंट को खुद को नहीं पता होता। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट कह रही है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 20% लें या 30%, कुछ भी ले लेते हैं। जब वर्ड बोल रहा हूं कुछ भी ले लेते हैं तो देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज सब्जेक्टिविटी है ही नहीं। या मैं ऐसे बोलूंगा कि कुछ भी ले लो भाई, अब 20% ले लो, चलो 30 ले लेती है। 30 क्यों ले लेती है? 30 ही ले लेती है ना, प्रोविजन ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, खर्चा ही तो होता है प्रोविजंस, है ना। तो मेरा मैनेजमेंट से पूछा आपने 30 क्यों लिया? ऑडिटर पूछ रहा मैनेजमेंट से, प्रोविजन 30% क्यों लिए? वैसे ही देखो, बड़ा वैसे ही अनसर्टेनिटी है ना सर, कोई लॉजिक थोड़ी ना है, हमारी मन करा हमने 30 ले लिया सर। बेटा कोई फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए या अंदाजा है? अंदाजा को मैंने लिखा डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, या मैंने लिखा सब्जेक्टिव डिसीजन है सर। सब्जेक्टिव का मतलब सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है, कोई कहता है 20, कोई कहता है 30, कोई कहता है 40। ये तो गलत है साहब। आप बताओ, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इसकी वजह से कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे कर सकती है? ये जजमेंट्स ही तो हैं जो प्रॉफिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। पॉइंट ए क्लियर। अब इसमें ऑडिटर की क्या प्रॉब्लम है आप बताओ? ऑडिटर बेचारा क्या करे? प्रॉब्लम अकाउंट्स के साथ है। अकाउंट्स में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्या लेती है? जजमेंट से चलती है, फॉर्मूला है नहीं। तो मेरा डाउट, ये बात समझिए, फॉर्मूला कोई है ही नहीं। पॉइंट ए। पॉइंट बी पे चलो। वन ऑफ द premises for conducting an audit is that management acknowledge it's of preparing financial statement as per law. FRS की जगह क्या पढ़ो? आगे पढ़ो। वन ऑफ द प्रेमाइस का मतलब बेस, प्रेमाइस का मतलब फाउंडेशन, प्रेमाइस का मतलब बेसिक या ऑडिट इस बुनियाद पे किया जाएगा। ध्यान से सुनो, ऑडिट इस बुनियाद पे किया जाएगा कि मैनेजमेंट, ध्यान से पढ़ो, ऑडिट इस बुनियाद पे किया जाएगा कि मैनेजमेंट, आगे पढ़ो, एक्नॉलेज करती है। एक्नॉलेज का हिंदी होता है मानना, इंग्लिश में एडमिट करना। ऑडिट इस बुनियाद पे किया जाएगा कि मैनेजमेंट एडमिट करती है कि वो क्या बनाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके हिसाब से? लॉस के हिसाब से। और मैनेजमेंट बढ़िया फॉर डिजाइनिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट इस बुनियाद पे किया जाता है कि ये दो काम मैनेजमेंट करेगी। क्या दो काम मैनेजमेंट करेगी? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी लॉ के हिसाब से और अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएगी। हाउएवर, आगे पढ़े। अब एक बात बताओ, अभी तुमने एक बात मानी थी मेरे साथ, इधर देखो, कि कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो फ्रॉड कम होंगे। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे,
क्या ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल्स दिखने में तो अच्छे हों, कमन फास्ट, लेकिन तो भी फ्रॉड हो रहा हो? आवाज नहीं आई? देख के लग रहा है कंट्रोल्स अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तो भी। आप बताओ, मेट्रो के बाहर AFC गेट्स लगे, बिना टिकट के कोई घुस सकता है? चिपक चिपक के निकल जाते हैं लोग। बताओ यस या नो? क्या कंट्रोल रोक पाता है उसको, या कंट्रोल्स नहीं रोक पाते? नहीं रोक पाते। दो दोस्त हैं, एक टिकट ले लेते हैं, साथ पीछे पीछे चिपक के निकल जाएंगे, एंट्री भी ऐसे ले लेंगे और एग्जिट भी ऐसे कर लेंगे। आप बताओ, कंट्रोल रोक पा रहा है या कंट्रोल नहीं रोक पा रहा? नहीं, यानी कंट्रोल अच्छे हैं तो भी थोड़ा बहुत फ्रॉड हो ही जाता है। वही बात मैंने लिखी है, हाउएवर सच कंट्रोल्स मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस, हो सकता है कंट्रोल्स ढंग से ऑपरेट ना हुए हो, यानी हो सकता है कि कंट्रोल्स होने के बावजूद कंपनी में फ्रॉड एरर्स हो। मैं आपके साथ 1 मिनट रुकने को बोलता हूं, 1 मिनट सिर्फ देना मेरे को। A पॉइंट और B पॉइंट दोनों मैं रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल देसी भाषा में। A पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्या लेती है? जजमेंट, और जजमेंट अनसर्टेन होती है। जजमेंट को मैं ये नहीं कह सकता गलत हो सकती है, ना मैं कह सकता हूं सही होंगी, अनसर्टेनिटी है, सही भी हो सकती है और गलत भी। A पॉइंट, B पॉइंट, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बनाती है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये ऑडिट की पहली कमी है। ऑडिटर को तो लगेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, यस और नो, लेकिन क्या करें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो भी तो कमन फास्ट फ्रॉड हो सकता है। पहली लिमिटेशन। आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर है लैंग्वेज वाइज? कोई डाउट? कुछ पूछ लो यार। B पॉइंट, बच्चों ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सब बच्चे रेडी हैं? रेडी? B पॉइंट के लिए रेडी हैं? ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग, एक नया वर्ड सीखो, ऑडिटर, हिंदी में सबूत। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो अगर उसको कोई फ्रॉड पता लगा तो वो फ्रॉड ढूंढता है, यस और नो? मान लो ऑडिटर को लग रहा है कि कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन कंपनी खर्चा जो सैलरी चार्ज कर रही है वो 120 एम्प्लॉइज की कर रही है, तो बेटा वही प्रूफ कैसे करेगा कि आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं बट आप खर्चा 120 का चार्ज कर रहे हो? उसको एविडेंस लाने पड़ेंगे, यस और नो? क्या एविडेंस बताओ? वो अटेंडेंस रजिस्टर निकालता है, उसमें 120 लोगों के नाम लिखे होते हैं, वो सारे 100 एम्प्लॉइज कहता है जितने एम्प्लॉइज हैं सबको मेरे सामने खड़ा करो। जब सारे एम्प्लॉइज को खड़ा किया जाता है, वो काउंटिंग करते समय आर्टिकल को कहता है वीडियो बना, आर्टिकल वीडियो बना रहा है, ऑडिटर काउंट कर रहा है, वहां 100 एम्प्लॉई है, 20 एम्प्लॉई अटेंडेंस रजिस्टर में तो 20 एम्प्लॉई फालतू है, लेकिन खड़े तो वहां पे 100 एम्प्लॉई। फिर जो 20 एम्प्लॉई वहां पे नहीं खड़े, वीडियो बन गई, फिर वो उनके बैंक अकाउंट देखता है जिन पे सैलरी जा रही है, बैंक में जाके उनकी फोटोज पता करता है कि वो लोग, तो पता लगता है वो नकली लोग हैं। नकली नहीं है तो वो असली लोग, वो डायरेक्टर्स के रिश्तेदार हैं। डायरेक्टर उनको नकली क्या बना के बैठाए हुए एम्प्लॉइज और उनके अकाउंटों में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही ऋषभ गुप्ता के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हुई। जब ऑडिटर ने पता किया तो ऋषभ गुप्ता तो किसी HCL कंपनी में जॉब करते हैं, यहां पे तो वो डमी एम्प्लॉई है, सिर्फ उसके अकाउंट में क्या आ रही है। ऑडिटर ने ये सबूत इकट्ठे करे। क्या ऑडिटर कभी भी ऑडिट करते समय अगर उसे कोई बात गलत मिली है तो उसके पास प्रूफ करने के लिए क्या होने चाहिए बताओ? एविडेंस होने चाहिए, यस और नो? पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। देयर आर, कमन फास्ट, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर टू ऑब्टेन, वाह भाई वाह, 2 वर्ड्स हैं बड़े प्यारे, देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एग्जाम्पल, कंपनी पेट्रोलियम कंपनी है, मैं कंपनी के ऑडिट पे चला गया, मुझे लगता है इनके गोडाउन में पेट्रोल कम है, फ्यूल कम है, इन्होंने स्टॉक को ओवरस्टेट किया। मैंने बोला आपकी स्टॉक कहां है? कहते जमीन से 100 फुट नीचे। पेट्रोल के जो टैंक्स होते हैं ना वो जमीन से नीचे होते हैं। अब वो गटर सा है, उसमें सीढ़ी लगी हुई है, कह रहे सर इससे नीचे चले जाइए, दिखाइए जाके कितना स्टॉक है। वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने आर्टिकल को बोला बेटा तू जा, कहता नहीं सर किसी ने ढक्कन बंद कर दिया ऊपर से, तो
मेरा डाउट, अब स्टॉक जमीन से 100 फुट नीचे पड़ी है, देखनी पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट? या लीगल लिमिटेशन है एविडेंस इकट्ठा करने में, या प्रैक्टिकल लिमिटेशन है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, तो क्या स्टॉक पे एविडेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। एग्जाम्पल 1, यस या नो? एग्जाम्पल 2, कंपनी का जो गोडाउन है वो लेह लद्दाख पे है, लेटर से सियाचिन ग्लेशियर पे, और हम स्टॉक ऑडिट पे जाना चाहते हैं, जनवरी का महीना है, कह रहे सर -28 डिग्री है, चल रहे हैं? मैं भाई ये कौन सी लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल या लीगल? प्रैक्टिकल। कोरोना में हम किसी गोडाउन में नहीं जा सकते थे चेकिंग करने, बिकॉज ऑफ अगेन प्रैक्टिकल लिमिटेशन। दीज आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। वायरस हो जाएगा। बोलो बच्चे, प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स क्लियर है? आप किस पे चलती हैं कमन फास्ट? हाँ, कोरोना तो लीगल भी हो सकता है, कोई लॉ ने मना किया था। हाँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर था। दिस कुड बी प्रैक्टिकल एज वेल एज लीगल, बट मैं लीगल में कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता था। बच्चों, मेरा डाउट, मुझे लगता है कंपनी के अकाउंट्स में फ्रॉड है, और अभी से नहीं है, पिछले 10-12 साल से है। मैंने कहा कंपनी को अपने 10 साल पुराने अकाउंट्स दिखाओ। कंपनी कहते सर 8 साल पुराने अवेलेबल हैं, लॉ ने मना कर रखे, उससे पुराने तो रखने ही नहीं। आप बताओ लॉ में क्या रूल है? 8 साल पुराने अकाउंट्स रखने अलाउड है, 10 साल पुराने रखने अलाउड है? 8। अब आप बताओ, ये लॉ की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है या प्रैक्टिकल लिमिटेशन है? दिस इज अ लीगल लिमिटेशन। मुझे लगता है कंपनी के गोडाउन में गड़बड़ है। नहीं, कंपनी का जो कैश है ना, मुझे लगता है चोरी हुआ, डायरेक्टर के घर में पड़ा है। मैं डायरेक्टर के घर में चला गया, मैंने कहा मुझे लगता है आपके घर में 100 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, कंपनी का कैश है, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। उसने बोला सर्च वारंट है कोई? मैं ऑडिटर हूं, पुलिस वाला नहीं हूं। क्या मैं ऐसे किसी के घर में घुस के सर्च नहीं कर सकता हूं? यस या नो? ये कौन सी लिमिटेशन है? किसी के घर में घुस के मैं सर्च नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल या लीगल? दिस इज अगेन अ लीगल लिमिटेशन। तो कहीं मेरी लाइन पढ़ना जरा ध्यान से। देयर आर प्रैक्टिकल और ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। बोलो बच्चे, क्लियर है? पॉइंट नंबर बी समझ आया? पॉइंट नंबर सी, मैनेजमेंट मेन नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। ये पॉइंट बहुत प्यारा है। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं कंपनी के ऑडिट पे चला गया, कंपनी का नाम था एमआरएफ टायर्स, देखा होगा आपने, सुना होगा नाम। एमआरएफ टायर के ऑडिट पे चला गया, मैंने कहा आपकी प्रोडक्शन कितनी है? उन्होंने मुझे कागज दे दिए, उन्होंने बोला हमने इस साल 20 लाख टायर बनाया है। मैंने हिसाब देखा, 20 लाख टायर बिल्कुल ठीक था, और रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा, टायर की मैन्युफैक्चरिंग करी और मार्केट में बेच दिया। 20 लाख टायर बनाया तो 20 लाख का रॉ मटेरियल भी खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग भी कराई, और सेल भी 20 लाख टायर की हुई है, उसमें जीएसटी भी पेड हुआ है। आप बताओ, सब कुछ सही है? मुझे अंदर से पता लगा टायर तो 30 लाख बना है, 10 लाख टायर 2 नंबर में बेचा जाएगा, बिना जीएसटी, बिना बिल के। उसके अकाउंट्स अलग बन रहे हैं। आपको मेरी भाषा समझ आ रही है? आप सोचो, एक 20 लाख का रजिस्टर है और एक 10 लाख का रजिस्टर है, उसका परचेज रजिस्टर भी अलग है, उसका सेल रजिस्टर भी अलग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस भी, एक मशीन रखी उसी पे बनती है। मैं सोच रहा हूं 20 लाख टायर सही है, ये खुद 30 लाख बना के बेच रही है। गलती मेरी नहीं है, सी पॉइंट की है। सी पॉइंट पढ़ना है एक बार। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय। हो सकता है मैनेजमेंट अपनी सेल पूरी बताए ना, अपनी परचेज पूरी बताए ना, ऑडिटर को सिलेक्टेड डेटा दे, सारा डेटा दे ही ना। आप तो ऑडिट उसका करोगे ना जो चीज आपको दी जाएगी। आप मानते हो हर कंपनी कुछ प्रोडक्ट 2 नंबर में बेचती है? हर कंपनी करती है। आपने नहीं सुना, यूट्यूब पे रील्स नहीं देखते, एलजी सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं। वो सस्ते में खराब नहीं होते। वो इशारा समझ आ गया आपको? कुछ माल ऐसे ही निकाला जाता है जिसपे कोई बिल वगैरह नहीं। कंपनी को भी तो प्रॉफिट चाहिए, सारे पे जीएसटी दे देती है बेचारी, खुद की जेब में क्या जाता है? मैं एक सिंपल सी भाषा, आप तो जीएसटी पढ़ के आए हो, आप बता रहे हो मुझे एक 6 लाख रुपए की स्विफ्ट गाड़ी आती है, इस स्विफ्ट गाड़ी 6 लाख, आप कैलकुलेशन कर लोगे, मारुति की खुद की इनकम इस पे 20,000 से ऊपर नहीं है।
एक स्विफ्ट गाड़ी बनाती है, सिर्फ 20,000 रुपये मारुति कमा रही है। आप बताना मारुति अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से देगी इतनी सी कमाई में? एक गाड़ी पे अगर 10-20 हजार ही कमाना तो मजा क्या आया? क्या करना पड़ेगा? क्या 2 नंबर में भी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी? अब गाड़ी के केस में तो 2 नंबर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हो जाती है, स्पेयर पार्ट बेचते होंगे 2 नंबर में। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल तो सी पॉइंट आपको समझ आ गया? आई होप ये बात क्लियर है। यस या नो? कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट? ऑडिटर हैज नो वे। व्हाट इज नो वे? कोई तरीका नहीं है बाय विच ही कैन फोर्स टू प्रोवाइड। क्या ऑडिटर थप्पड़ थप्पड़ मारे मैनेजमेंट के मुंह पे? मुझे पूरी बात बताओ। पुलिस वाला है क्या? आंसर तो पुलिस वाला, सीबीआई वाला है क्या जो मैनेजमेंट के थप्पड़ मारेगा? मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो। बोलो, दे सकते हैं या लीगल लिमिटेशन है? मैनेजमेंट कहती है सर 20 लाख टायर, कहता है मुझे शक है 30 लाख बनाए। मैनेजमेंट कहती है ढूंढ के बताओ कहां से बनाए, फालतू फैक्ट्री में घुसना नहीं है। 20 लाख टायर मैन्युफैक्चर हुआ उतना ही देख सकते हो, हमारी बाकी बिल्डिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास सर्च वारंट है क्या कोई? क्या मैनेजमेंट सिलेक्टेड डेटा दिखाएगी तो हम सिलेक्टेड ही देख सकते हैं ना बेटा? हाँ, आगे पढ़ो। ऑडिटर हैज नो वे बाय विच ही कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट मे कंसिस्ट ऑफ बेईमान, डिसऑनेस्ट का हिंदी बेईमान, एंड अनस्क्रपलेस पीपल। नंबर 1 के करप्ट ग्रीडी पीपल, लालची बेईमान लोग। अनस्क्रपलेस का मतलब ग्रीडी लोग, लालची लोग, बेईमान लोग। एंड मे बाय इटसेल्फ इन्वॉल्वड इन दैट मे बी एंगेज इन कंसीलिंग। व्हाट इज कंसीलिंग? छुपाना। ये लोग फ्रॉड करेंगे और उसको छुपा लेंगे। क्या बात क्लियर? कैसे छुपाएंगे? ये इतने तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सोफिस्टिकेटेड मतलब इतने बढ़िया तरीके से, इतने तरीके से स्कीम्स लगाएंगे, इतने बढ़िया स्कीम्स लगाएंगे कि इनके फ्रॉड्स को पकड़ना कमन फास्ट ऑडिटर के लिए बहुत इजी होगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सारे बंदे ही बेईमान होंगे बेटा, ऑडिटर बेचारा कैसे पकड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट सारी बेईमान, लो मैनेजमेंट सारी बेईमान, अकाउंटेंट वगैरह सब बेईमान, कैसे पकड़ेगा? आप बताओ, कोई बता। अच्छा, आप मजे की बात सुनो, आप अगर कंपनी ने बोला 20 लाख टायर बनाया, ये तो मैं बोल रहा हूं ना 10 लाख अलग से बन रही है, आपको कौन बताएगा अगर सारे बेईमान है? कोई अपना मुंह क्यों खोलेगा? जो गरीब आदमी बना रहा है, जो लेबर बना रही है मशीन, उसे थोड़ी ना पता है कि बुक्स में 20 लाख टायर है, या वो थोड़ी ना गिन रहे हैं, वो तो बेचारे बनाने में लगे। मैनेजर लेवल के लोगों को पता होता है, मैनेजर सारे बिके हुए हैं। हल्दीराम की बात हुई थी, हल्दीराम में पाव बिके नहीं जा, पाव वाला एग्जाम्पल था। अगर सारे इंप्लॉय मिल जाएं हल्दीराम के उस ब्रांच में, भाई साहब जितना मर्जी फ्रॉड करें, आप सोचो कैसे? भाई साहब पाव के हल्दीराम के पैकेट आए, बात को समझना, पाव के पैकेट आए हल्दीराम के, 100 पैकेट आए, सेल सिर्फ 10 पैकेट की दिखाओ, 90 पैकेट गोडाउन में रहने दो, मार्केट से खुद के पैकेट ले आओ, बाजी बना बना के बेचो। सेल 10 पैकेट की दिखाओ बुक्स में, एक्चुअल में 100 पैकेट बेच दो। सारे मिल गए, कैशियर से लेके गोडाउन कीपर। वो कह रहे गोडाउन कीपर क्या बोलता है? भाई गोडाउन में माल पूरा होना चाहिए, गोडाउन से माल ही मत लो ना, माल खुद से परचेज करो, खुद ताजा माल लाओ, ताजा बेच के जाओ। सारे मिल जाए तो हो सकता है। ये वही पॉइंट है, इतने तरीके से फ्रॉड कर देते हैं लोग कि उसे पकड़ना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल। आई होप ये डी पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट नंबर ई, लास्ट पॉइंट, कमन फास्ट। इट इज क्वाइट पॉसिबल द एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू सम, किसके साथ? रिलेटेड पार्टी कौन होता है? जिनसे कंपनी का कोई रिश्ता है। एग्जाम्पल, डायरेक्टर ने लोन दिया डायरेक्टर वाइफ को, डायरेक्टर ने लोन दिया डायरेक्टर की वाइफ को। मेरा डाउट, अच्छा, ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच। अब मैं बुक्स देख रहा हूं, मैं ऑडिटर हूं, लोन टू सुनीता गुप्ता, ब्रैकेट में ये थोड़ी ना लिखा होगा वाइफ ऑफ राजेश गुप्ता। सुनीता गुप्ता है, मुझे क्या पता कि सुनीता गुप्ता डायरेक्टर की वाइफ है? मैंने कहा होगी कोई सुनीता गुप्ता जिसको लोन दिए। मेरा डाउट, ऑडिटर को बेचारे को रिश्तों का पता नहीं होगा, और ऑडिट प्रोसीजर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग्स इन दीज
ऑडिटर बेचारा ढूंढ ही नहीं पाएगा इनमें क्या गड़बड़ है। उसको तो लगेगा ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नॉर्मल लोन का ट्रांजैक्शन है, लोन का ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड पे आ जाए तो ऑडिटर के लिए ढूंढना मुश्किल है। क्या हुआ भाई पीछे, कोई प्रॉब्लम? आप इस बात से सहमत हो जो किताब में लिखा है? मेरा डाउट, कैन वी प्रोसीड टू सी पॉइंट? एक बार बी पॉइंट को सम अप करना कमन फास्ट। बी पॉइंट, बी का नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का पहला पॉइंट, ऑडिटर ऑडिट में क्या इकट्ठे करता है, लेकिन एविडेंस इकट्ठे करने के लिए प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी हैं। और सी पॉइंट, मैनेजमेंट हो सकता है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर डी, वो मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। पॉइंट नंबर ई, हो सकता है मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करे हो जो ऑडिटर को पता ही ना। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, आई होप ये वाली लैंग्वेज आपको क्लियर है। कैन वी प्रोसीड? नॉट इन नेचर ऑफ, अब ये वर्ड समझना, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इन डेप्थ चेकिंग करना, किसी चीज की बहुत जाके बहुत डेप्थ में चेकिंग करना, इन डेप्थ चेकिंग। इन्वेस्टिगेशन का मतलब, बच्चों ऑडिटर कभी इन डेप्थ चेकिंग नहीं करता। ऑडिटर कभी पूरे डेप्थ में जाके चेकिंग, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता ऑडिट करने के लिए। मेरी बात समझना, उसको एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए या रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। वो इन डेप्थ चेकिंग, अगर मैं आपको बोलूं एक सीए को, सीए साहब रिलायंस में फ्रॉड है, ढूंढिए, जितना टाइम लगे लगाइए, ढूंढिए, तो दिस विल बी इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर को बोला जो करना है करो, जितना टाइम लगे, लेकिन बस फ्रॉड ढूंढो। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये ऑडिट नहीं है। क्या ऑडिट अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है? ऑडिट का एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम। एग्री? ऑडिटर के पास ज्यादा टाइम, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो तो ऑडिट करता है। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में होती है। पढ़िएगा, देयरफॉर, ध्यान से पढ़ो, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयरफॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? क्योंकि ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा, कमन फास्ट। हां जी बच्चे, बच्चे बात क्लियर है? मेरे साथ दोस्तों पॉइंट नंबर डी पे चलते हैं, रेडी है? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब बच्चे बताओ, टाइमलीनेस का मतलब सही समय। आप मुझे बताओ अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस समय? आज 25-26, 24-25, एग्री? फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, मार्च, मेरा डाउट 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। बच्चों 31 मार्च को ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, एग्री? इसकी एजीएम होगी 30 सितंबर 25 को, 6 महीने में होती है ना एजीएम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की। बच्चों बताओ ऑडिटर के पास सिर्फ कितना टाइम है इस ईयर का ऑडिट करने के लिए? 6 महीने। अगर उसने कहा मैं ढंग से ऑडिट करना चाहता हूं, मैं 2 साल लगाऊंगा, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? या फन 2 साल का मतलब तो 24-25 की तो जो टाइम लिमिट है वो 30 सितंबर तक है, इसकी एजीएम तक। इसकी एजीएम में अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट पेश नहीं करी तो उसके बाद तो वैल्यू नहीं रहेगी। मानते हो आप ये बात? मेरा डाउट पढ़िएगा, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम। बात समझना, 24-25 की जो रेलेवेंस है ना वो सिर्फ एजीएम तक है, इस 24-25 की एजीएम। अब आप, मैं आपको बोलूं अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। मैं आपको बोलूं 2025 में ऑडिटर 20-21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप कहोगे इतनी पुरानी का क्या वैल्यू इस समय? समय के साथ साथ डेटा, पुराने डेटा की वैल्यू बढ़ जाती है या कम होती जाती है? कम होती जाती है। तो ऑडिटर के पास, अब इस लाइन से मुझे सोच के जवाब दो, इसका मतलब ऑडिटर के पास ज्यादा टाइम है या लिमिटेड टाइम है? लिमिटेड टाइम। पढ़िएगा, relevance of information decreases over an auditor can't verify each and every matter, full stop। यहां मैटर पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ऑडिटर हर चीज चेक नहीं कर सकता, इतना टाइम ही नहीं है, एग्री? लेकिन ऑडिटर को एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीजें तो सारी चेक करनी चाहिए, और जो छोटी छोटी चीजें होंगी उन्हें, आपने वर्ड सुना होगा सैंपलिंग। बड़ी बड़ी चीजें सारी चेक कर लेना, मोटी मोटी चीजें जो छोटी छोटी चीजें वो थोड़ी
कम चेक कर लेना, आपको बैलेंस खुद बनाना होगा, ऑडिटर पढ़िएगा। बैलेंस हैज टू स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। बेटा ऑडिट करने की फीस भी होती है, यस और नो? मैनेजमेंट कहती है आपको फीस देंगे 20 लाख रुपीस। अब आपको सोचना है, आप कह रहे हो कि मेरे को 20 लाख मिलेंगे और मेरे पास टाइम भी कम है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है, अपनी फीस को दिमाग में रख के और अपने टाइम को दिमाग में रख के कि भाई 20 लाख रुपए मिला है, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 लाख में तो इतना ही करूंगा, मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रहा। आपको सोचना है कि जितना ज्यादा मैं लेट करता जाऊंगा लायबिलिटी उतनी ज्यादा। आपको सोच के चलना है कि मुझे किसी भी तरह 30 सितंबर तक ढंग से चेकिंग कंप्लीट करनी। टाइम आपके पास ज्यादा नहीं। कैन वी प्रोसीड टू फोर्थ पॉइंट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज फ्यूचर इवेंट्स? बेटा फ्यूचर इवेंट्स का क्या मतलब हुआ? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट मे अफेक्ट एन एंटिटीज एडवर्सली अफेक्ट सच एज चेंजेस इन। बेटा कुछ फ्यूचर इवेंट्स जैसे चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। सेकंड, बेटा बोर्ड पे देखो, एमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। दो एग्जांपल्स दिए मैंने, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, दूसरा मैंने क्या बोला? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना। आप आज 2025 में बैठे हो, दो नाम बोलता हूं, आप सोच के जवाब देना, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, इनके पास ये 10 मिनट में हमारे घर पहुंच जाती है, यस या नो? एमआरपी से सस्ते रेट पे सामान देते हैं। और इनके पास क्या है अभी तक? एट प्रेजेंट इनके पास क्या है? सिर्फ ग्रॉसरी है। पहले ग्रॉसरी थी, अब बताओ। आपको पता होगा दिवाली पे ब्लिंकिट ने गोल्ड के कॉइन्स तक बेचे, गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स। अमेजॉन छोड़ो ना, अमेजॉन तो 2 दिन में डिलीवरी करेगा, जेप्टो 10 मिनट में देके जाएगा। टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बोलो टीवी फ्रिज आ रहे हैं किसी के पास ब्लिंकिट या जेप्टो से? ऑप्शन तो है, आप एक बार देखो ऑप्शन तो। क्या लगता है दुकानों का क्या होगा, जो दुकानें हैं रोड साइड पे? चलेंगी, कंपटीशन बढ़ गए, अब लोगों को मार्केट में जाने की जरूरत है या घर पे ही सामान आ रहा है? घर पे। क्या ये चीजें बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं? आवाज ये किसको अफेक्ट कर रही हैं? बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। ये नए बिजनेस मॉडल से मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अब पहले लोग बाजार जाते थे सामान लेने, अब बाजार तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अगला वर्ड पढ़ना, इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल। बिजनेस करने का मॉडल ही बदल गया। अब लोग मोबाइल पे चूज करते हैं उन्हें क्या चाहिए। दुकान पे जाके नहीं बोलते भैया एक हल्दीराम की भुजिया का पैकेट देना, 1 किलो आटा देना, 2 किलो चावल देना। अब सब कुछ मोबाइल पे ऑर्डर करना है, घर पे 10 मिनट में आ जाएगा। क्या ये चीजें बिजनेस को सीरियसली अफेक्ट करेंगी? क्या इससे एंटिटी फ्यूचर में काम कर पाएगी या एंटिटी शट डाउन हो सकती है? जो नॉर्मल दुकानदार हैं वो बंद हो सकती है फ्यूचर में। क्या बात क्लियर? ऑडिटर को भी दिख रहा है ये। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑडिट करने गया, मैंने ऑडिट कर दिया। आप सोच के बताना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिपार्टमेंटल स्टोर फ्यूचर में भी बढ़िया चलेगा या फ्यूचर अनसर्टेन है? नए मॉडल्स आ रहे हैं बिजनेस के, क्या मैं बी पॉइंट बोल सकता हूं? पेट्रोल पंप का ऑडिट ले लो, पेट्रोल पंप का ऑडिट। क्या पेट्रोल पंप का समय बदल रहा है? आवाज नहीं आई? क्या अब गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं? मेरा बी पॉइंट पढ़ना जरा, ऑडिटर कांट प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑडिटर। ये तो पॉइंट ही अलग है, इसकी तो अभी बात ही नहीं करते, ए पॉइंट पे ही रहते हैं। समय बदल रहा है, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, यस या नो? क्या ऑडिटर इन चीजों को, जो बिजनेस मॉडल्स अभी आई ही नहीं है, जो चीजें अभी, क्या मैं उनको अभी चेक कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ए पॉइंट आपको बस इतना कह रहे हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स अभी हुए ही नहीं है, अभी तो दिख रहे हैं कि होंगे, हम उन्हें चेक नहीं कर सकते। ए पॉइंट समझ आया? बी पॉइंट तो कुछ और है। बी पॉइंट आपको आता है, बताओ बेटा, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल का मतलब हम ये बोलते हैं
मैं गारंटी देता हूं कोई फ्रॉड नहीं होगा। हम कभी गारंटी 100% की, पढ़िएगा, ऑडिटर कांट प्रोवाइड अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्योंकि गारंटी अगर आपने दे दी तो ये तो कौन सी एश्योरेंस हो जाएगी बेटा बताना? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या आप इस बात से सहमत हो? कभी भी ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं होगी। तो मेरे साथ एक बार लिमिटेशंस को सम अप करना, कमन फास्ट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कमन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पॉइंट ए, मैं आपको कीवर्ड बोलता हूं, ए पॉइंट। बच्चों बताओ, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बहुत सारी क्या लेती है? बी पॉइंट पे आ जाओ। ऑडिटर्स फाउंडेशन पे होता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी और आईसीएस बनाएगी, लेकिन आईसीएस कितना भी अच्छा हो, थोड़े बहुत फ्रॉड तो। बी पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर का काम एविडेंस इकट्ठा करना होता है, लेकिन बी पॉइंट कुछ प्रैक्टिकल भी है और कुछ लिमिटेशंस है। सी पॉइंट, मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। डी पॉइंट, एम्प्लॉइज अगर सारे बेईमान हो गए तो फ्रॉड इतने तरीके से छुपाएंगे कि आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर ई, मेरा सवाल ई पॉइंट क्या था बेटा? कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी हो सकता है जो ऑडिटर को उसे बताया ना जाए। पॉइंट नंबर सी, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत डिटेल में होती है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। पॉइंट नंबर डी, वक्त के साथ डेटा की रिलायबिलिटी कम, रेलेवेंस कम होती जाएगी, तो ऑडिटर के पास टाइम कम होता है। लास्ट सवाल, कुछ फ्यूचर इवेंट्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट अभी उनके ऊपर कमेंट करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है, और ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता। बच्चों मुश्किल लग रहा है? यस, कैन वी प्रोसीड? हमने लिमिटेशंस पढ़ लिया, बेनिफिट्स पढ़ लिया। बच्चे पहले आप मुझे ये वाली हेडिंग बताओ, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंटरी। ये आपको आता है, जल्दी से बताओ, ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है? कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए, पढ़िएगा। और कंपनीज आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स। क्या कंपनी के लिए कंपल्सरी है? यस या नो? व्हाट अबाउट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी? नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी नहीं है, जो कंपनी नहीं है, सॉरी अपना पार्टनरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, ये लोग कंपनी नहीं है, इनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। पढ़िए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में बी कंपल्सरी रिक्वायरिंग ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स अंडर, बताओ पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहा हूं, क्या उनके लिए टैक्स लॉस के तहत ऑडिट कराना मैंडेटरी हो सकता है? एक लिमिट होती है इनकम टैक्स में, अगर वो लिमिट वो फर्म्स तो उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी। ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, एंटिटीज लाइक स्कूल। स्कूल याद है? स्कूल्स आगे मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स, टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। बेटा में से यहां पे वर्ड, क्या वर्ड लिख लो यहां पे? ऑडिटेड। अच्छा, स्कूल वाले ऑडिट क्यों करवाते हैं? उसका रीजन लिखा है, पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांट और असिस्टेंस। आपको पता है स्कूल वाले सरकार से ग्रांट मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। सर 10 करोड़ चाहिए, नया ग्राउंड बनाना है, नई बसेस खरीदनी है। स्कूल वाले तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, क्यों तुम कमा नहीं रहे? नहीं सर, हम तो चैरिटी कर रहे हैं, देख लीजिए आप हमारे अकाउंट्स, जो भी कमा, थोड़ी सी फीस लेते हैं और उससे तो सब टीचर्स को क्या दे देते हैं? सैलरीज। कुछ कमा तो रही नहीं है सर, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप हमारे अकाउंट्स देख लो सर। तो सरकार कहती है अकाउंट्स ऑडिटेड लाना है या अनऑडिटेड लाना? ऑडिटेड लाना, तभी हम आपको क्या देंगे? कॉमन फास्ट ग्रांट या असिस्टेंस। क्या बात क्लियर? ऑडिट इज नॉट ऑलवेज, मेनी एंटिटीज मे गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलेंटरली। कोई बच्चा बताएगा वॉलेंटरली की हिंदी? बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से ऑडिट करवा सकते हैं, बिकॉज ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ, ये रे बेनिफिट। कई लोग सिर्फ बेनिफिट के चक्कर में ऑडिट करवा रहे हैं, मैंडेटरी थोड़ी ना उनके लिए ऑडिट करवाना। आई होप ये टॉपिक क्लियर है, बोलो यस या नो। आवाज नहीं आई? ये पेज तो खत्म कर दें जो जरा सा रह गया, अभी है वैसे 7 मिनट है। 3 बजे से 10 मिनट ऊपर चला जाऊं कि 3 बजे? देखो मैं लेट हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आपको रीजन भी बताया कि मैं लेट क्यों हुआ हूं। अगर आप, मुझे दिख रहा है कि आप सुबह से बैठे हुए हो और आप थक गए हो। हाँ, कौन सी क्लास में ज्यादा थकाया भाई? तू बता, सच बताएगा तू, तेरा चेहरा कह रहा सच। ऑडिट ने, ऐसे में ऑडिट से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है।
अभी अभी प्राइमा फेसी मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑडिट लग रहा है या एसएम लग रहा है? क्योंकि ये तो करना है आगे जाके, ये तो आगे जाके करना है भाई। एसएम पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई उसकी, मेरे से कोई पूछे मैं तो कहता क्यों पढ़ा रहे हो? इंस्टीट्यूट की गलती है, हमारी क्या गलती भाई? जो पेपर होगा हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट को समझ ही नहीं आता क्यों पढ़ा रहा है। स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, अबे हम सीए से अच्छी स्ट्रैटेजीज एमबीए बनाती हैं, उन्हें पढ़ाई स्ट्रैटेजीज जाती हैं सिर्फ। हम फिगर्स बना चेक करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज बनाती है। अब उनके सामने हम बोले हमें भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है, वो भाई सब मजे ले लेंगे हमसे। ये नो भाई मजे ले लेंगे वो, उन्होंने तो पूरा पेपर दिया होता स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, सर हमने भी तो दिया होता है। तो तुम अपने साथ क्यों इक्वेट कर रहे हो? अकाउंट्स में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, टैक्स में तुम्हें, यार मजे की बात से को, अकाउंट्स तुम्हारा स्ट्रांग, टैक्स तुम्हारा स्ट्रांग, एग्री? लॉ भी उनसे तो अच्छा तुम्हारा होगा, कॉस्टिंग भी उनसे अच्छी होगी, फाइनेंस भी उनसे अच्छा होगा। एक चीज तो बेचारों के पास रहने जो स्ट्रैटेजी है, ये तो कोई तुक नहीं बना ना भाई। हाँ जी बताओ, ये वाली बात क्लियर है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात समझ आ गया? चलो लेट्स कम बैक। हाँ जी, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यार बुक्स आ जाती है ना, बच्चे को मजा आता है। ये कलरफुल बुक है, ऐसी है ये, मतलब पूरी बुक आप, ये पूरी बुक्स जो है समरी बुक, ये सारी ऐसे ही है कलरफुल। ये देखो सारी की सारी कलरफुल है, पूरी की पूरी। मुझे पिछले बैच के बच्चों ने कहा था सर कलरफुल बनाना, पढ़ने में मजा आता है। मैं कहा जी ठीक है, मैं बच्चों की बहुत सुनता हूं, सीधी बात। हाँ जी मैं बच्चों की सुनता हूं बस। चले लास्ट हेडिंग पे, आज की क्लास की लास्ट हेडिंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब किसी काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया। एंगेजमेंट का मतलब किसी काम के लिए तुम्हें, अगर तुम्हें ऑडिट के लिए रखा जा रहा है तो बोलना ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट के लिए तुम्हें एंगेज किया गया, एंगेज मतलब अपॉइंट किया गया। एंगेजमेंट इट मीन्स अ फॉर्मल बिटवीन ऑडिटर एंड अंडर विच ऑडिटर एग्री टू प्रोवाइड। इसका दूसरा नाम एंगेजमेंट का मतलब किसी काम के लिए रखना, किसी काम के लिए तुम्हें अपॉइंट करना। बेटा ये वर्ड बताओ क्या होगा? द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट तो मैंने समझाया था, एक्सटर्नल वर्ड का मतलब ही नहीं ध्यान रखना। ऑडिट के लिए तुम्हें रखा जाता है, पर्पस क्या होता है? ऑडिट क्यों करवाया जाता है तुमसे? ताकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस कम करा जा सके या बढ़ाया जा सके? बढ़ाया जा सके। ऑडिटर को ऑडिट के लिए एंगेज किया जाता है ताकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके। बच्चे बोलो यहां तक में कोई सवाल? अभी भी 3 मिनट बचे हैं। आओ तुम एक पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है? मेरा डाउट आज घर जाके लर्न कर लेना। पहले ये देखो, लिमिटेशंस पे जाता हूं मैं तुम्हारे सामने। ये मैंने करा दिया एंगेजमेंट्स। हाँ ये देखो, ये आपकी क्या आ गई? लिमिटेशंस। बच्चे देखो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम। देखो आपको यहां 3 पॉइंट लगेंगे, घबराना मत, मैंने सारा कुछ कवर किया है। क्या बात क्लियर? ये देखो 5 पॉइंट से मैंने सारे कवर। हाँ लिख के आओगे तो थोड़ा सा ना पैराग्राफ फॉर्म से अच्छा पैराग्राफ। आप टेबल मत बनाना ऐसे जैसे मैंने बनाया, आप तो सिर्फ हेडिंग लिखो, फ्यूचर इवेंट्स, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, है ना? मेरा डाउट। आओ तो मैं पेपर एक दिखाता हूं, क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, अभी सितंबर में आया या 1 मिनट, अरे क्वेश्चन पेपर ये पढ़े थे ना, 1 मिनट यार, किस में था? पहले सितंबर चेक करने दो एक बार। सितंबर में नहीं है, मई का देख लेते हैं। देखना बच्चे, क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, जेके लिमिटेड
was having a pager manufacturing plant and looking at the demand, it was of the view that company will grow continuously in, but with the introduction of a mobile phone in the market, the plant shut down completely. बेटा कंपनी क्या बनाती थी? पेजर. पापा से पूछना, पेजर बहुत पहले आते थे. पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता था जिसमें सिर्फ मैसेज आता था. बहुत कम टाइम के लिए इंडिया में आया था. मतलब पेजर के आते ही मोबाइल्स आ गए थे. तो पेजर की वैल्यू, पेजर लोग यहाँ पे अपना बेल्ट के साथ लगाते थे, छोटी सी होता था, इतना था, उस पर सिर्फ मैसेज आते थे, कॉल नहीं कर सकता था कोई. किसी को मैसेज भेजना है तो आप पेजर पे भेज सकते हो. ठीक है, तो कंपनी ने पेजर बनाने शुरू किया, लगा फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मोबाइल फोन आते ही पेजर का वैल्यू, द शेयरहोल्डर ऑफ द वर ऑफ द व्यू दैट ऑडिटर फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड हैव नॉट informed to them about company's inability to continue its business in business, otherwise they might not have suffered the. शेयरहोल्डर की शिकायत है कि ऑडिटर ने ये बात क्यों नहीं बताई थी कि कंपनी फ्यूचर में बंद हो सकती है. आपसे देखो कहानी सुना दी आपको, अब पूछा क्या है? कहानी नहीं पूछी आपसे, लिस्ट से पढ़ो. लिस्ट डाउन द फैक्टर गिविंग राइज टू इनहेरेंट ड्यू टू विच ऑडिटर कान प्रोवाइड आ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम. आप बताओ, मेरे डाउट पूछा क्या है मुझसे? मुझसे लिमिटेशंस पूछी हैं, क्योंकि लिमिटेशंस है तभी तो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है या नहीं दे सकता. तो मुझे कुछ नहीं करना. 3 नंबर का क्वेश्चन है. अगर मेरे बच्चों को समरी भी याद हो तो क्या 3 नंबर तो समरी भी दिलवा देगी? क्या बात क्लियर? पूरी की पूरी क्या लिख के आनी थी? लिमिटेशंस. घर जाके आज इस क्वेश्चन को करना है, अभी ग्रुप में शेयर करवा रहा हूं. लिमिटेशंस लर्न करके लिखनी है. ठीक है, लर्न कहीं से भी करो, मैं नहीं कह रहा कि बुक से करो. आपको समरी से करनी, समरी से करो, लेकिन लर्न करके लिखोगे ना यार, बढ़िया होगा. ये क्वेश्चन हमने कौन सा अटेम्प्ट देखा है अभी? जनवरी का नहीं देखा ना? क्या था जनवरी में? 1 मिनट. ठीक है, अभी एक ही करेंगे. क्वेश्चन भिजवा दूं ग्रुप में? हो जाएगा आज. क्वेश्चन नंबर 1 लिख के, आपने क्वेश्चन नोट नहीं करना, सिर्फ लिमिटेशन लिखनी है लर्न करने के बाद. यार कर लो लर्न. अच्छा सच बताना, लॉ लर्न कर लिया सारा? लॉ लर्न है आपको? क्या जैसा लॉ, देखो लॉ आपको समझ आया होगा सारा, लेकिन अभी लर्न करने में कितने दिन लगेंगे? एक हेल्प करो प्लीज. बेटा तू बता कितने दिन लगेंगे लॉ लर्न करने? पूरा लॉ, पूरा कंपनी लॉ, अदर लॉ, फेमा फूमा सारा? क्यों? मैं आपको 2 दिन मुझे दे देना, अभी मैं कराऊंगा. मेरे साथ 2 दिन आ जाना, 5-5 घंटे बैठ जाना, मैं पूरा लॉ रिवाइज करा दूंगा आपको. एक दिन अपन कंपनी करेंगे और दूसरे दिन अपन सारा अदर में. तो ज़्यादा है ही नहीं, मतलब मेन कंपनी में टाइम लगेगा मुझको. मैं 2 दिन मैंने मांगे मैनेजमेंट से, मैं मई वालों को रिवीजन कराऊंगा, तुम सारे भी आ जाना उसमें. एक बार अगर तुम्हें 2 दिन में मैं पिंक स्टार्ट करा दूंगा ना, तो तुम्हें भी लगेगा कि चलो जब सर 2 दिन में करा सकते हैं तो हम भी कर लेंगे, है कि नहीं? आज तो नहीं बोला सर अभी तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब मैं मान के चलूं 20-25 दिन लगेंगे लॉ कंप्लीट करने में, कि कम? अच्छा मानता है ना, जेन्युइन बात कर रहे हैं. अब अगर मैं तेरे को एक हेल्प करूं तेरी, ग्रुप 1 के 3 पेपर पढ़े हैं अभी, है ना? ग्रुप 2 भी अब शुरू हो गया. अगर ऑडिट का रोज 1 पेज लर्न कर लेंगे तो क्या एक पेपर तो ऐसा होगा जो साथ तैयार हो जाएगा. ये इस पे लोड मत डालना कि मैं एंड में करूंगा, ये बड़ा बोरिंग है, एंड में करने का मन ही नहीं करेगा. मैं बता रहा हूं, नहीं करने का मन करेगा, बहुत बोरिंग पेपर है ये. ये तो मजाक में मैं मजाक कर रहा हूं या जैसे मर्जी एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी तरह क्रिएट कर रहा हूं, बहुत बोरिंग है. तो इसके क्वेश्चन लिखने को कह रहा हूं, और क्वेश्चन लिखने का लॉजिक सिर्फ ये कि साथ साथ तुम लर्न कर लोगे. लर्न कर लो. मैंने आज कितने पेज करा दिए. अगर कोई बच्चा बुक से नहीं भी करना चाहता ना करे, कहां से कर ले? समरी से कर ले, बुक से सिर्फ रीड कर लेगा. लर्न कहां से कर ले? दोनों पेजेस. अच्छा पेज 2 पूरा कंप्लीट है, पेज 1 में स्कोप अभी मैंने नहीं कराया, बाकी दोनों करवा दिए टॉपिक्स. मुझे लगता है कि ये 2 पेज समरी से लर्न करने में कितनी देर लगेगी? एनी आइडिया? आधा घंटा? आधा घंटा यार, क्या क्या फर्क पड़ गया? आधा घंटा ऑडिट लर्न कर लो, कल का दिन छुट्टी है ना? तो चलो आज के लिए स्टॉप करते हैं. कोई डाउट किसी का रह गया हो तो मेरे को बताओ प्लीज.
कुछ पूछना है? सर चैप्टर कितने पेज का है? 4 पेज का, 2 पेज तो निपट गए। मंडे, अगर मंडे क्लास हुई तो मंडे ट्यूसडे, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 दिन का और है मेरे लिए चैप्टर। क्लियर है? तो चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, आपसे नेक्स्ट मुलाकात अब अगली क्लास में होगी। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।